चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स क्या चल रहा है आज है जो ये 15 और 16 जून का 5 क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा 5 टॉपिक कवर होंगे। फिर वही पुरानी बात, रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको इसका एहसास आज भले ना हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 6 महीने बाद हो, या फिर 1 साल बाद हो, या कितने लोगों को 5 साल बाद होता है। ये जो आपका शेयर मार्केट चलता है या आपका जो भी ये बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, ये सब जितने बिजनेस हैं या जितने सक्सेसफुल लोग हैं, सबके अगर बीच में एक फैक्टर देखा जाए तो वो क्या आता है, रेगुलरिटी। क्योंकि रेगुलरिटी साथ साथ क्या देते हैं, टाइम देते हैं, और वो टाइम दिखता भले नहीं, लेकिन आप देते हैं जो टाइम, वो कैलकुलेट होता जाता है। इसलिए चाहे तैयारी में चाहे जिस भी काम में आपको रेगुलर होना पड़ेगा, और ये रेगुलर खुद से होना पड़ेगा, कोई कराता भी नहीं है। क्योंकि जितना फ्रीडम आएगा, जान लीजिए जितना आपके पास फ्रीडम आएगा, रेगुलरिटी उतनी ही ज़्यादा आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ केवल अपने हाथ में हो जाती हैं। खैर चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए और ट्राई करिए कि आंसर दें। चर्चाओं में रहने वाला NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। NBFC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको, अगर आप नए होंगे तब भी जानिए, और पुराने होंगे तो बात ही खत्म है। तो जानते हो कि NBFC बहुत इंपॉर्टेंट UPSC के पर्सपेक्टिव से, UPSC का सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप अपना एक आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने क्या सही मारा है, क्या आंसर आपका सही है। और आंसर देखिए क्या है, बी सही है ना। ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये चिल्ला के बोला जाता है। जब भी आप NBFC पढ़ेंगे ये आपको हाईलाइटेड पॉइंट मिलेगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि NBFC जब भी चर्चा आए, जान लीजिए मांग जमा स्वीकार नहीं। ऐसे मांग जमा क्या होता है, मांग जमा मतलब कि आप जो जमा करने जाएंगे, अगर आप मांगने के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, जैसे अभी आप मान लीजिए 1000 रुपये बैंक में जाकर जमा करती है किसी, तो जब कभी भी आप पैसा लेने जाएंगे 1000 रुपये तो आपको मिल जाएगा। बैंक ये नहीं कहेगा कि अरे ठीक है तुम पैसा दे दिए हो अब चले जाओ आराम से, ये पैसा मेरा होगा। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि आपको पैसा मिलता है बैंक में। लेकिन ये जो मांग जमा स्वीकार वाला समस्या ये NBFC में है कि आप लेने वाला पैसा आप देने नहीं जा सकते हैं कि हम जमा कर दिए फिर उसके बाद जाएंगे, तब तो फिर बैंक हो गया ना फिर तो। और कॉमन सेंस लगाइए, क्या ऐसा आपने अपने चारों तरफ कोई देखा हो कि मेरा अकाउंट NBFC में है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पैसे जमा करने? नहीं सुना होगा आपने, कल नॉर्मल बैंक ही सुना होगा, वहाँ पर जाकर कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं वहाँ पर जा रहा हूँ पैसे जमा करने। यहाँ से अगर आप सोचते तब भी ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब कितने लोग यही समस्या है कि मांग जमा ही नहीं पता, फिर तो बात ही खत्म है, फिर क्वेश्चन ही खत्म है, फिर समझ नहीं आएगा। दूसरा, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ना तो ये भुगतान देते हैं ना तो उसका निपटान करते हैं। भुगतान समझ रहे, मतलब कि जो देता है भुगतान करता है, तो इन सब चीज़ों में ये जो है हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्या है बी और क्यों है। और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या कि किसके बारे में बात हो रही है, NBFC है ना, NBFC बारे में। ये क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत होते हैं। कौन, NBFC। एक तो ये ध्यान रखिए, RBI अधिनियम 1934 के तहत RBI द्वारा विनियमित, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ NBFC ऐसे भी होते हैं जो सेबी द्वारा भी होते हैं, है ना, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा पढ़िएगा। अगर आपको NBFC पर कुछ भी नहीं पता है जरूर पढ़िए, करना कुछ नहीं है, 2 मिनट लगता है, गूगल करिए याद हो जाएगा। करते रहेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, अपने आप दी हुई चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। एक दिन बैठकर सोच रहे कि हम टॉप कर देंगे, फिर तो भाई ये आपका अपना साहस है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी NBFC का जो है 2023 के आंकड़े के अनुसार GDP में 12.6% का योगदान है। मेंस में लिखने काम आता है ना, मन करे तो बस 12.6 याद रखिए, आ जाए जैसे थोड़ा सा लिख देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब आता दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये पॉलिटिक्स रिलेटेड है।
आपने पॉलिटी पढ़ा, पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, इकोनॉमी से, अब ये किससे, पॉलिटिक्स से। हाल ही में चर्चाओं में रहा निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित सही कथन है। अब इससे संबंधित सही कथन कौन सा है, देखिएगा। किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, किसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, इसमें रखे गए व्यक्ति को इसके कारणों की जानकारी जब मांगी जाए तब दी जानी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सी कह रहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किसी व्यक्ति को इसमें रखा जा सकता है, किसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। देखो अच्छी चीज़ है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप यही पीडीएफ अपने खुद से पढ़ेंगे तो कितना समझ में नहीं आएगा, ये लैंग्वेज टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, या मतलब कुछ समस्या आएगी। तो ये थोड़ा सा होता है कि फ़ायदा कि जब आप इसको एक्सप्लेन खुद ही करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही एक्सप्लेन करते हैं, तो आसान रहता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाया तो मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपने जो है अपना एक विकल्प तय कर लिया होगा कि ऊपर सभी कथन सही है, मतलब चारों में से, मतलब ABCD में से क्या आपका विकल्प होगा सही, आपने अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके आंसर या कहिए सॉल्यूशन पर। प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखिए, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। इसमें रखे गए व्यक्ति को इसके कारणों की जानकारी जब मांगी जाए तब दी जानी चाहिए। नहीं भैया, यथाशीघ्र, मतलब तुरंत दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आराम से जो है बंद करके मार पीट रहे हैं, उसके बाद कुछ भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है जब मांगेगा, अब बोलेंगे नहीं पाएगा तो मांगे क्या बेचारा वो, समझ रहे ना। तो इसमें रखे गए व्यक्ति को इसके कारणों जानकारी जब मांगी जाए तब दी जानी चाहिए, बात गलत है। अनुच्छेद 14 के तहत लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किसी व्यक्ति को इसमें रखा जा सकता है, ये अनुच्छेद 14 नहीं है, ये क्या है, ये अनुच्छेद 22(3) है ना। पढ़ाओगे आपने थोड़ा सा पॉलिटिक्स सर, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं भाई, शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे पढ़ते रहिए साथ में। शुरुआत से कितने लोग शुरुआत ही करते हैं, बस एग्जाम के एक दिन पहले शुरुआत कर रहे हैं बैठ के, तो ऐसा नहीं होता है। तो आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर है, आंसर है ए। क्या है, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस अंतर क्या है कि अभी तो मैंने आपको बता ही दिया कि अनुच्छेद 22(3) और सलाहकार बोर्ड की अनुमति से, ये जो 3 महीने की बात हो रही है वो सलाहकार बोर्ड की अनुमति से ही रखा जा सकता है ना। देखो यथाशीघ्र जो जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। हाल ही में चर्चाओं में रहने वाला क्या, स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क स्पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट में पढ़ेंगे तब लगेगा नया नया है, लेकिन अभी से देखे रहेंगे तो याद रहेगा, रिवीजन करते रहिए आराम से। 10-15 मिनट की वीडियो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करिए इसके बारे में क्या है। यह एक रेडिएशन थेरेपी तकनीकी है। यह थेरेपी कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है। यह कैंसर के उपचार में प्रयोग हो सकता है। अब अपने हिसाब से एक आपका कोई आंसर होगा, उस आंसर को देखिए और अपना चेक कर लीजिए कि आप कौन सा आंसर चुने हुए हैं। अब हम बता रहे हैं आपको सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर देखिए, यह एक रेडिएशन थेरेपी तकनीक, बिल्कुल सही बात है। स्पार्क से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। स्पार्क से कॉमन सेंस जो लगाएगा वो फिसल जाएगा इसी में, क्योंकि स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क है, मतलब ये अलग ही दुनिया दिख रहा है। यह एक रेडिएशन थेरेपी है तकनीक है। यह थेरेपी कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित है, सही बात है। यह कैंसर के उपचार में प्रयोग हो सकता है, तो संभावना वाला स्टेटमेंट है, सही है। तो क्या विकल्प निकल गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ठीक है, इसमें क्या है देखिए कि रेडिएशन थेरेपी जो होता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके, या तो नष्ट करेगा या उनके डीएनए को नुकसान पहुंचा करके, एक तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर दें या उनके जो डीएनए होता है उसको नुकसान पहुंचा करके उनकी वृद्धि क्या करता है, धीमा कर देता है। एक तो ये, और क्या है, कैंसर इलाज के लिए कुछ विधियां हैं फेमस है। अगर आपको नहीं पता, देखिए वही चीज़ है कि इस एक ही वीडियो से कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको मैं जो टर्म दे रहा हूँ या न्यूज जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जरूर रिवीजन करिएगा, आज का आज ही करिएगा। ये नहीं कि चलो ठीक है एक महीना मंथली तो आएगा ना, मंथली पढ़ेंगे हम, मंथली जरूरी पढ़ना,
जब रेगुलर जब कोई डेली कर रहा है चीज़ों को तो हम मंथली पढ़ेंगे, मतलब कि खुद को एकदम फिक्स कर लिया मंथली से कुछ अपना नियम नहीं बदलेंगे, है ना। तो डेली सबसे अच्छा चीज़ है अपना जो जो क्वेश्चन ना है देखते रहिए आराम से। तो 3 हैं कैंसर इलाज की कुछ विधियां हैं, जैसे इसमें देखिए कीमोथेरेपी, बहुत सुना होगा आपने, इम्यूनोथेरेपी, और एक क्या है स्टेम सेल प्रत्यारोपण। तीनों आप खूब अच्छे से जानते हो, साइंस टेक में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते होंगे। तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित था, साइंस टेक से संबंधित था। देख रहे हैं डाइवर्सिटी है ना टॉपिक में, बस ऐसे ही चलना चाहिए। अब फिर देखिए पॉलिटी आ गया, ये देखिए ये बहुत फेमस टॉपिक है, आप कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। कि जैसे मेरे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक बहुत फेमस है, नहीं पता था पता करिए या पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन संभावना रहती है इसमें आने के बारे में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा क्या है, कैग का कार्य तब शुरू होता है जब कोई धन व्यय किया जा चुका होता है। देखिए जिसने थोड़ा सिंपल से भी पढ़ा होगा इस टॉपिक को, ये पहले सही कर देगा, और जो गहराई से नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ फंस जाएगा कि धन व्यय करने के बाद क्या, क्यों इनका काम है, भाई इनका काम ही उस समय आता है धन व्यय करने, है ना। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी बहुत फेमस हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आंसर निकल गया, आप खुद अपना एक तय कर लीजिए कि इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार में दोबारा नियुक्त नहीं, भाई नहीं किया सकता, ना तो केंद्र सरकार, ना तो सेंट्रल में और ना ही स्टेट में, कहीं पर भी नहीं किया सकता है पुनर्नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज क्या है कि धन व्यय, तो क्लियर बात है, ये तो सही है बी। आंसर करेंगे क्या निकल गया, केवल 2 बी, देखिए बी। हाँ इसका आर्टिकल याद रखिएगा, स्टेट वगैरह में काम आ जाता है कभी कभी। आर्टिकल 148 मतलब 148 इसके इस संविधान में, इस अनुच्छेद में ये है, दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है, राष्ट्रपति। कैसे हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, याद होना ये बात। नहीं होगा जाकर पढ़िए, फिर से बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए तमाम से, बाकी चुके देखा जाएगा। अब उसके बाद कौन सा आता है क्वेश्चन, अब आता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, चर्चाओं में रहे साइप्रस के बारे में। साइप्रस क्या है सर, एक चील लग रहा है, अच्छा चील लग रहा है, पक्षी लग रहा है, नहीं भाई ये देश है पता चला ये भी कंफ्यूजन में है। स्टेटमेंट देखिए, यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसके उत्तर में तुर्की व पूर्व में सीरिया है, यह सिसिली के बाद भूमध्य सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब आप अपना जो है आंसर एक जो कोई चुन लीजिए इसमें से। इसमें बस क्या है कि यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश, बिल्कुल सही बात है। इसके उत्तर में तुर्की व पूर्व में सीरिया है। याद रखिए मैपिंग वाला क्वेश्चन है, मैपिंग तैयार होता रहना चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। यह सिसिली के बाद भूमध्य सागर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप नहीं भाई, दूसरा नहीं है, फिर कौन सा सर, तीसरा है, दूसरा नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा कौन जो है इसका आंसर क्या हुआ, आंसर ए, मतलब 1 और 2, मतलब तीसरा गलत था, मतलब तीसरा काटते आप जो है, तीसरा काटते एक काट देता पूरा बचता ये ए। थोड़ा सा फैक्चुअल है और करना पड़ता, फैक्चुअल भी जरूरी है, मैपिंग में ऐसा थोड़ा कि आपसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे बीच बीच में। तो ये रहा आपका कुछ आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कुछ बातें समझ में आई होंगी, रिवीजन करते रहिए आराम से। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।